हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एचपीएससी हरियाणा सिविल सर्विसेज 2024 प्रीलिम्स एग्जाम का हम कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन करने लग रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 60 नंबर क्वेश्चन तक अपने सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो के अंदर हम 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने हमारी पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। जो ये मैं आपको सॉल्यूशन करवाने लग रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपीएससी लेक्चरर 2025 या जो हमारे दूसरे टेलीग्राम ग्रुप हैं जैसे कि AEJE सिविल क्लब हरियाणा, HPSC, AEPWD या और हमारे दूसरे ग्रुप हैं, उनके ऊपर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इस यूट्यूब वीडियो के अंदर या फिर जो भी हमारी और दूसरी यूट्यूब वीडियो होती हैं जो लॉन्ग फॉर्मेट में होती हैं, उनके अंदर हमने यूट्यूब ऐड को हटा दिया है ताकि आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ हो और बिना किसी इंटरप्शन के हो। तो इस वीडियो के दौरान अगर आप इसको ऑनलाइन भी देख रहे होंगे तो कोई भी ऐड आपको नहीं देखने को मिलेगी। जो ये हम सॉल्यूशन करने लग रहे हैं ये एचपीएससी हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तो हेल्पफुल है ही। उसके अलावा जो दूसरे एचपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम है, जैसे कि आपको पता है सिलेबस चेंज हो चुका है, उन सभी के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की या ऑल ओवर इंडिया किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमें यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम के अंदर हम आज के दिन नंबर 1 है। तो चलिए अब हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 60 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था, आज हम 61 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। हमारा भाई ये टारगेट है कि भाई कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले, इस वजह से मैंने इसके आंसर को पहले से मार्क कर रखा है और बस मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा कि भाई किसका क्या आंसर है। अब तक जो हमने ऊपर 60 क्वेश्चन देखे वो काफ़ी डिफिकल्ट थे, लेकिन आज इस वाली वीडियो के अंदर देखना जो आखिरी के 40 क्वेश्चन है वो आपको कंपेरेटिवली काफ़ी आसान लगेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, हाउ मैनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच। आपको पेयर दिए हुए हैं और आपको ये बताना कितने पेयर करेक्टली मैच है। अब एचपीएससी आपसे ये नहीं पूछती कि भाई पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है या तीसरी है, वो आपसे ये पूछेगी एक स्टेटमेंट सही है, दो सही है या तीन सही है। तो तीनों को हम देख लेते हैं। सूरदास, सूरसागर, जो सूरदास जी थे उन्होंने कौन सी किताब को लिखा, उन्होंने सूरसागर को लिखा। शंकर देव, जो मैंने आपको बताया असम के बहुत बड़े भक्ति संत हुए, उन्होंने कीर्तन घोष को लिखा। और संत तुकाराम, महाराष्ट्र साइड ये भी बहुत बड़े भक्ति संत हुए, वैष्णव संत थे, इन्होंने अभंग को लिखा। तो तीनों जो हमारी स्टेटमेंट दी हुई है तीनों करेक्ट है। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा सी, ऑल थ्री पेयर्स। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसके अंदर भी आपको उसी तरीके से बताना कि कितनी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु ऑफ द सिख कंपोज हिज वर्स मेनली इन दी हिंदी, ब्रैकेट में लिखा हुआ ब्रजभाषा। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो सिखों के 10वें गुरु थे और उन्होंने अपनी जो राइटिंग्स थी या जो उन्होंने बुक वगैरह लिखी हैं वो कौन सी भाषा में लिखी हैं, हिंदी भाषा के अंदर, मेनली ब्रज भाषा के अंदर लिखी हैं। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो गुरु गोविंद सिंह ने जप साहिब लिखा है, क्या जप साहिब, ये इन्होंने किस भाषा में लिखा है, ये इन्होंने ब्रज भाषा के अंदर लिखा है और ब्रज और संस्कृत भाषा के अंदर मेनली इसको लिखा गया ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वाली जो इनकी राइटिंग है वो पहुंच सके। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दी प्ले नील दर्पण वाज रिटन बाय दीनबंधु मित्रा। जो दीनबंधु मित्रा उन्होंने नील दर्पण को लिखा था। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट, आनंद मठ कंटेन द फेमस नेशनलिस्ट सॉन्ग वंदे मातरम। जो आनंद मठ नॉवल है उसके अंदर जो हमारा फेमस सॉन्ग है यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत भी है वंदे मातरम, वो इस वाली किताब के अंदर लिखा हुआ। तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी सही है और तीनों स्टेटमेंट हमारी इसके अंदर करेक्ट हो जाती है। 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसके अंदर भी यानी कि आपको पैटर्न एचपीएससी का समझ में आ गया, जिस तरीके से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एचपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहली स्टेटमेंट है, जेम्स मिल वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ द इंडियन रिलीजन एंड कल्चर। जो जेम्स मिल था ब्रिटिश हिस्टोरियन था और वो इंडियन रिलीजन और कल्चर के बारे में काफ़ी नेगेटिव था और पहली स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, विलियम बेंटिक अनाउंस इन 1835 दैट पर्शियन वाज एबोलिश एज द कोर्ट लैंग्वेज एंड वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय द इंग्लिश। जो विलियम बेंटिक था उसने 1835 में भारत की जो राजभाषा है उसको पर्शियन यानी कि फारसी भाषा से हटा के क्या बना दी थी, इंग्लिश बना दी थी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वुड डिस्पैच लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड दिल्ली। ये वुड डिस्पैच करके भाई एक वो आया था, भाई कमीशन आया था और इसके रिकमेंडेशन के आधार पे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के अंदर यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई थी। इसके अंदर आपको देखिए इसने दिल्ली दिया हुआ, दिल्ली नहीं होगा, ये क्या होगा, मद्रास होगा, यानी कि जो चेन्नई साइड वाला एरिया है वहाँ पे यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई थी।
जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना कब करी गई थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना 1922 के अंदर की गई थी, ना कि वुड डिस्पैच के द्वारा 1854 में करी गई थी। तो वुड डिस्पैच कमीशन आया था और तब इसने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी, ताकि भारत में इंग्लिश जो लैंग्वेज है और भाई मॉडर्न जो वेस्टर्न एजुकेशन को ये फैला सके। और जेम्स मिल आपको बता ही दिया भाई, इसने कौन सी किताब लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की किताब लिखी थी, और इंडिया की सोसाइटी और रिलीजन के बारे में इसने काफ़ी गलत बातें लिखी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है, इंडियन नेशनल आर्मी हैड फाइटिंग ब्रिगेड इन द नेम ऑफ गांधी, आज़ाद एंड सुभाष। जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसके अंदर जो ब्रिगेड थे उनका क्या नाम था? गांधी, आज़ाद और सुभाष। तो पहली स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही दी गई। जो भाई ब्रिगेड बनाई गई थी, टुकड़ियां बनाई गई थी, उनका ये नाम था। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी के स्लोगन क्या थे? जय हिंद और दिल्ली चलो। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तीसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, रस बिहारी बोस इंडियन नेशनल आर्मी के साथ एसोसिएट नहीं थे। तो ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाती है। जो रस बिहारी बोस थे इंडियन नेशनल आर्मी के काफ़ी फेमस लीडर थे। तो इस वाले क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसके अंदर आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब तक जो मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन बताई उसमें ये पूछ रहा था कि एक सही है, दो सही है, तीन सही है। इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि कौन से वाली सही है। तो पहली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेड बाय मीन ऑफ द सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पे होता है। लेकिन इसने क्या लिखा हुआ? इसने नॉन लिखा हुआ, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। इलेक्शन कैसे होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। भाई वोट आपका ट्रांसफर हो सकता है। इस चीज़ का क्या मतलब है? भाई राष्ट्रपति के चुनाव में मान लो तीन कैंडिडेट हैं, 1, 2 और 3। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड प्रेफरेंस ये है, थर्ड प्रेफरेंस मेरी ये है। ठीक है। और जैसे जैसे अगले अगले राउंड होते जाएंगे तो एक कैंडिडेट खत्म होएगा, फिर इस वाले को वोट पड़ जाएगी, फिर ये खत्म होगी, ऐसे ऐसे मतलब चलता जाएगा। एक टाइप की ट्रांसफरेबल वोट होती है, ना कि नॉन ट्रांसफरेबल वोट। इस वजह से पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ इच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वोट ऑफ एमपी फ्रॉम गोवा। क्या ऐसा है कि भाई उत्तर प्रदेश का जो एमपी है उसके वोट की जो कीमत है या वैल्यू है वो ज़्यादा है गोवा के एमपी से? ऐसा नहीं है। सारे के सारे मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट होते हैं वो बराबर होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इस वजह से गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोल्स कैन नॉट यूज द प्रोविजन ऑफ नोटा इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसके अंदर नोटा का आप भाई कोई भी यूज आप नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मली चुनाव होता है उसके अंदर क्या होता है? नोटा, नन ऑफ दी अबव। अगर आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता है तो आप नोटा का बटन दबा सकते हो। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर ऐसा नहीं होता। जो कैंडिडेट भाई खड़े होंगे, अगर आपको वोट करनी है तो उनमें से किसी न किसी को आपको वोट करनी पड़ेगी। और कैसे वोट करेंगे आप? ट्रांसफरेबल वोट होगी आपकी। ठीक है, आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ आर नॉट अप्लीकेबल इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। राष्ट्रपति चुनाव के अंदर जो दल बदल का कानून होता है वो लागू नहीं होता। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आप बीजेपी के कैंडिडेट होके कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दे सकते हो और उसके बाद भी आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। तो इसके अंदर केवल आपके थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, पहली दूसरी स्टेटमेंट इसके अंदर गलत है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, साथ में आप ये देख सकते हो भाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। भाई वो अपनी प्रेफरेंस देंगे कैंडिडेट कि भाई आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको, सेकंड किसको, और जैसे जैसे अगले अगले राउंड होते जाएंगे तो एक एक कैंडिडेट उसमें से बाहर होता हुआ चलेगा। 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द रिट मैंडेमस कैन बी इशू अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। भाई भारत के संविधान का आर्टिकल 32 है, उसके अंदर आप रिट लगा सकते हो। ठीक है, उसमें ऐसी चीज़ लिखी गई है। और एक रिट होती है आपकी मैंडेमस। ये मैंडेमस क्या होती है? मैंडेमस का मतलब होता है कि भाई जो कोर्ट होती है वो डायरेक्शन दे सकती है पब्लिक अथॉरिटी को कि भाई आप अपने लीगल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करो। ठीक है, मान लो कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको कोई काम कराना था लेकिन उसने नहीं किया, तो आप क्या करोगे? मैंडेमस वाले रिट लगाओगे। फिर कोर्ट उस एमपी को बाध्य कर सकती है उस वाले काम को करने के लिए। तो रिट और जो मैंडेमस होती है केवल पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर लग सकती है। जो प्राइवेट के अंदर काम करते हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल हैं उसके ऊपर ये रिट जो मैंडेमस है वो अप्लाई नहीं होती। लेकिन इसने क्या लिखा हुआ कि भाई दोनों पे अप्लाई होती है। तो इस वजह से पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है।
सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। मैंडेमस कैन बी इशू टू एनफोर्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। फिर यहाँ पे गलत हो गई, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं, जो उसका संवैधानिक कर्तव्य है या जो उसकी पब्लिक ड्यूटी है, और किसकी, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या पब्लिक अथॉरिटी है, केवल उसी को एनफोर्स करवाने के लिए मैंडेमस को आप लगा सकते हो। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैंडेमस कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट। जो गवर्नर होता है स्टेट का या भाई राष्ट्रपति होता है, उसके खिलाफ आप मैंडेमस को जारी नहीं कर सकते। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ तो आप कर सकते हो, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है नॉर्मल, ठीक है, लेकिन जो आपका राष्ट्रपति है या गवर्नर है, आप उसके खिलाफ इस वाली मैंडेमस को इशू नहीं करवा सकते। अगली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट ए स्टेट टू रिफंड द टैक्स कलेक्टेड अनलॉफुली। अगर जो स्टेट है यानी कि राज्य है, अगर उसने गलत तरीके से टैक्स कलेक्ट किया है तो उसको वापस लौटाने के लिए आप मैंडेमस को इशू करवा सकते हो। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। तो पहले दूसरी गलत है, तीसरी चौथी सही है। मैंडेमस के बारे में आपको भाई समझ में भी आ गया। मैंडेमस क्या है, एक रिट होती है ये, ठीक है। आप आर्टिकल 32 के तहत इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा सकते हो, और इसके अंदर आप क्या कह सकते हो भाई, कोर्ट पब्लिक अथॉरिटी को बाध्य कर सकती है जो उसकी लीगल ड्यूटीज होती है उनको परफॉर्म करने के लिए। प्राइवेट के ऊपर इस चीज़ को आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है, इन ऑर्डर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट इन द यूनियन इंडियन यूनियन द पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद ए सिंपल मेजोरिटी। अगर भारत का जो यूनियन है, इंडिया क्या है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। और अगर आपको एक नया राज्य भाई बनाना चाहते हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश का विभाजन करके आप पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, इस टाइप से मतलब कोई नए स्टेट आप बनाना चाहते हो, तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है सिंपल मेजोरिटी के साथ। उसको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, और ना ही संविधान के अंदर उसको अमेंडमेंट करने की जरूरत है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। टू अमेंड द प्रोविजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंदर आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कॉन्स्टिट्यूशन भाई इनकी बाध्यता नहीं होती कि भाई सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिसाब से चले ही चले, कोई ये बाध्यता नहीं है। लेकिन सरकार की कोशिश यही रहती है कि भाई डीपीएसपी के हिसाब से वो अपना काम करे। द पार्लियामेंट रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी। अगर आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी के अंदर कोई भी संशोधन करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। टू अमेंड आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट रिक्वायर द स्पेशल मेजोरिटी अलॉन्ग विद द कंसेंट ऑफ हाफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये आर्टिकल 368 क्या है, अगर आपने भाई सुना होगा संविधान के अंदर संशोधन करना चाहती है भाई सरकार, ठीक है। तो अगर आपको संविधान के अंदर संशोधन करना है, कोई भी अमेंडमेंट करनी है, तो उस चीज़ के बारे में कौन सी आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 368 के अंदर लिखा गया है कि भाई आप किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव कर सकते हो। और आप करने क्या लग रहे हो, आर्टिकल 368 के अंदर ही बदलाव करने लग रहे हो। तो आपको कौन सी मेजोरिटी चाहिए, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। आपको कौन सी स्पेशल मेजोरिटी आपको चाहिए रहेगी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। ये आप पढ़ सकते हो भाई, आर्टिकल 368 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई आप संविधान के अंदर किस तरीके से संशोधन कर सकते हो। और अगर आपको 368 के अंदर ही भाई चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। लेकिन इंडिया के अंदर आपको कोई नया स्टेट फॉर्म करना है भाई, जैसे जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया था, यूनियन टेरिटरी लद्दाख बना दी थी, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बना दी थी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, केवल नॉर्मल मेजोरिटी चाहिए, हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी में आएगा भाई हाफ तो जो प्रेजेंट होंगे उनका, मतलब हाफ तो टोटल का, हाफ ऑफ टोटल प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। जैसे कि मान लो कितने 550 है, 550 का आधा कितना हो जाएगा, 272। तो आपको उस हिसाब से चाहिए। और जितने भी लोग वोट करने लग रहे हैं भाई, उस दिन मान लो 400 आदमी प्रेजेंट है, तो 2/3 ऑफ 400 उतनी आपको कम से कम इसके अंदर भाई वोटों से इसको पास करवाना पड़ेगा। ये हमारी स्पेशल मेजोरिटी होती है। और 368 के अंदर कोई बदलाव करना है तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर से भी पास करवाना पड़ेगा। जो राज्य हैं आपके, उन राज्यों से भी पास करवाना पड़ेगा अगर आप 368 के अंदर बदलाव करना चाहते हो तो। अगले स्टेट क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, आपको ये बताना है कितने पेयर इसके अंदर सही है। तो पहले पेयर के अंदर क्या लिखा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर, ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। तो जैसे कि आपको पता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल के अंदर ये लिखा हुआ भाई स्टेट लिस्ट, वो यूनियन लिस्ट, स्टेट की लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर क्या आता है, ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नियम कानून बना सकती है। तो जो वेट होता है, स्टैंडर्ड होते हैं, मेजर्स होते हैं, उनके ऊपर नियम कानून या उनकी एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, भाई यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड का क्या मतलब हो गया, जैसे 1 मीटर है तो 1 मीटर का मतलब इतनी लंबाई हो गई, ठीक है। तो इस, और कल को कोई बंदा आके कहेगा जी नहीं 1 मीटर का तो मतलब केवल इतनी सी लंबाई है, तो एक कोई ना कोई तो आपको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो उसी को हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। भाई एडॉप्शन यानी कि किसी को गोद लेना, सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार का जो नियम कानून होता है उसको बनाने का अधिकार किसके पास है, वो कनकरेंट लिस्ट में आता है। राज्य सरकार भी इसके ऊपर नियम बना सकती है और केंद्र सरकार भी इसके ऊपर नियम बना सकती है। फिर आती है बैटिंग एंड गैम्बलिंग, यानी कि जो सट्टाबाजी हो गई, गैम्बलिंग, जुआ वगैरह हो गया, उसके ऊपर नियम कौन बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर नियम नहीं बना सकती। तो ये किस में आएगा, स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा। जैसे भाई आपने ये सट्टेबाजी वाली ऐप वगैरह देखी होंगी, ठीक है। जैसे आप अखबार के अंदर देखना, जब इनकी ऐड आती है ना सट्टेबाज वाली ऐप की, भाई XYZ जो कि IPL वगैरह या और क्रिकेट में लगती है, तो नीचे लिखा रहेगा कि भाई ये इस वाले राज्य के निवासी इसको अप्लाई नहीं कर सकते या भाई इसके अंदर सट्टा नहीं लगा सकते। तो इसका क्या मतलब है, उस वाली स्टेट गवर्नमेंट ने गैम्बलिंग के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। तो ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो 3 लिस्ट होती है, 7th शेड्यूल के अंदर आती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट आर द सब्जेक्ट दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द 3 लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल के अंदर भाई लिखा हुआ स्टेट लिस्ट और सेंटर की लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, और जो सब्जेक्ट इनके अंदर आते ही नहीं तो वो क्या कहलाते हैं, वो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट कहलाते हैं। यानी कि जैसे कि नाम से ही पता चलने लग रहा है, रेजिड्यूरी यानी कि जो बच गए, ठीक है, वो किस में आते हैं। और अच्छा, उनके ऊपर नियम कौन बना सकता है, और केंद्र सरकार उनके ऊपर नियम बना सकती है। तो पहली स्टेटमेंट के अंदर रेजिड्यूरी सब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखी गई है और ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 248 बोथ यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। तो स्टेट लेजिस्लेचर इनके ऊपर नहीं बना सकती, जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर नियम कानून बना सकती है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। तो आपको पता है 1947 के अंदर अपना देश आज़ाद हुआ था और 26 नवंबर 1949 के अंदर संविधान बन के तैयार हो गया था। तो उसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट वगैरह ये वाली चीज़ तो उनको कुछ पता भी नहीं थी, नॉलेज ही नहीं थी इन चीज़ों की, तो बाद में आई हैं सारी की सारी चीज़ें। तो ये भाई इन तीनों लिस्ट के अंदर पार्ट नहीं है। तो जैसी भी इस टाइप की चीज़ें होंगी ना जो आजकल हाल फिलहाल में आई हैं, वे सारी की सारी किसी में आएंगी, रेजिड्यूरी लिस्ट के अंदर आएंगी, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट हो जाते हैं वे सारे। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मतलब आप देख सकते हो पॉलिटी के जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं ना, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन। अगर आपने नॉर्मल भी पॉलिटी पढ़ी होगी तो आप कर सकते हो। भाई मैंडेमस वाला कितना आसान क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाला आसान क्वेश्चन, ये रसबिहारी बोस वाला आसान क्वेश्चन, वुड डिस्पैच जेम्स मिल वाला आसान क्वेश्चन। यानी कि पॉलिटी के बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। तो इस सॉल्यूशन को करने का हमारा पर्पज क्या है कि भाई आप ये जान सको आपको किस वाले सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो जैसे पॉलिटी के आसान क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना, पॉलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ताकि जो आसान क्वेश्चन है कम से कम आप उनको तो ठीक कर पाओ। और जिस सब्जेक्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने भाई इकोनॉमी वगैरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखाया आपको, करंट अफेयर से रिलेट करके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो उनको आप छोड़ सकते हो। नॉर्मल भी पढ़ोगे, मतलब ज़्यादा उसके अंदर डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं। आपको माइंड पहले से उस तरीके से रहेगा कि भाई हाँ वहाँ से हमारे मुश्किल क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपको कोई मुश्किल क्वेश्चन दिखेगा तो आप घबराओगे नहीं पेपर के अंदर। 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। तो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे आसान आसान वाले आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल नंबर 226 जो हाई कोर्ट का आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 226। जो हरियाणा के बच्चे हैं वो तो कोर्ट केस के अंदर भाई वीडियो भी देखते रहते हैं और भाई रोज इतनी पेटिशन वगैरह डालते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 226 आपका हाई कोर्ट का है।
फिर आता है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 किसका? फाइनेंस कमीशन का है, वित्त आयोग का। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन का। तो ये दो भी अगर आपने भाई आपको पता होगा तो आप इजीली भाई ऑप्शन में बाकी को एलिमिनेट करके सोल्व कर सकते थे। फिर आ जाता है आर्टिकल 263। 263 क्या आता है? इंटरस्टेट काउंसिल, ठीक है, अंतर्राज्य जो परिषद होती है वो आर्टिकल 263 के अंदर उसके बारे में लिखा गया है। और आर्टिकल 239 के अंदर किसके बारे में है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आर्टिकल 239 के अंदर लिखा गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। जो अनुसूचियां शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग उसके बारे में आपको बताना है। टोटल 12 शेड्यूल हैं, जैसे कि आपको पता है जब संविधान बना तब केवल 8 ही शेड्यूल थे। और इन शेड्यूलों के अंदर क्या भाई, पहले शेड्यूल में लिखा हुआ भाई इंडिया भाई जो कि राज्यों का संघ है, दूसरे के अंदर सैलरी वगैरह है, तीसरे के अंदर जो हमारी शपथ हैं उनके बारे में है, ठीक है। और फोर्थ के अंदर क्या है आपका जो राज्यसभा का चुनाव है उसके बारे में और राज्यसभा की सीटों के बारे में है। पांचवें के अंदर जो शेड्यूल एरिया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। छठे के अंदर क्या है, जो असम, त्रिपुरा, मणिरम वो मिजोरम और मणि वो मेघालय, ठीक है, इनके अंदर जो शेड्यूल एरिया है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सातवें शेड्यूल के अंदर भाई जो 3 लिस्ट है। आठवें शेड्यूल के अंदर क्या है, जो हमारी भाषाएं हैं। आज के दिन 22 भाषाएं हैं हमारे पास, ठीक है। जब संविधान बना तब केवल 14 भाषाएं थी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। नाइन्थ के अंदर क्या है, नाइन्थ अनुसूची भी, नाइन्थ शेड्यूल भी बहुत फेमस है, ठीक है। इसके अंदर क्या डाल देते हैं भाई, ऐसा कानून इसके अंदर डाल देते हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू जिसके ऊपर नहीं किया जा सकता। नाइन्थ शेड्यूल के अंदर अगर आपने कोई कानून डाल दिया तो उसका आप क्या करोगे, जुडिशियल रिव्यू आप उसका नहीं कर सकते, यानी कि कोर्ट उसकी भाई समीक्षा नहीं कर सकती। 10वें के अंदर भाई आपका एंटी डिफेक्शन लॉ आ गई। 11वें और 12वें के अंदर आपकी क्या गई, 11वें में ग्राम पंचायत आ गई, 12वें के अंदर जो भाई आपकी म्यूनसिपलिटीज होती हैं वे आ गई। तो वहीं इसने लिखी गई है। 9वीं अनुसूची के अंदर क्या आता है, 9वीं अनुसूची के अंदर आ गया आपकी लैंड रिफॉर्म कानून, ठीक है। जो लैंड रिफॉर्म कानून आते हैं आपके 9वीं अनुसूची के अंदर आते हैं। और उसके अलावा 9th शेड्यूल के अंदर अगर आपने किसी कानून को डाल दिया तो फिर आप उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। 10वीं अनुसूची के अंदर क्या आता है, दल बदल का कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। 5वीं अनुसूची के अंदर भाई जो शेड्यूल एरिया हो गया। दूसरी अनुसूची के अंदर क्या होता है, मैंने सैलरी वगैरह, ठीक है। तो नियंत्रण व लेखा परीक्षक, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल वाली भाई इसके अंदर आ जाता है, इसके रिलेटेड चीज़ें आ जाती है। तो ये टोटल 12 शेड्यूल हैं, वो मैंने आपको बता दिए। इजीली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको फिर मैच दी फॉलोइंग करना है। ऑपरेशन लिखा हुआ भाई ऑपरेशन गंगा, कैक्टस, मैत्री, कावेरी, और वो हमने कहाँ कहाँ पे करा था। तो ऑपरेशन गंगा भाई रिसेंट का ऑपरेशन है। यूक्रेन और रूस का युद्ध चलने लग रहा है, यूक्रेन से इंडियंस को निकालने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा करा था। फिर आ जाता है ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस किस लिए किया था, जो मालदीव देश है उसके अंदर तख्तापलट के प्रयासों को बेअसर करने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन मैत्री भाई नेपाल के अंदर रिलीफ और रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन कावेरी जो सूडान है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का देश है, वहाँ पे आपको पता भाई विद्रोह वगैरह चलने लग रहा है, देश का वहाँ बंटवारा हो चुका है, तो वहाँ से इंडियंस को निकालने के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी चलाया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी इसको आप याद कर रख सकते हो भाई, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपको अगर याद नहीं है तो भाई मैत्री भाई नेपाल के साथ हमारी मित्रता है, तो वहाँ नेपाल के लिए हो गया, ठीक है। और गंगा वाला तो आपको पता ही है, हाल फिलहाल का ही है, यूक्रेन वाला जो मिशन था। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज ए लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे कि नाम से ही चलने लग रहा है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका। जो आपके पब्लिक इंटरेस्ट वाले जनहित के जो कार्य होते हैं उनके लिए अगर आप कोर्ट के अंदर कोई लीगल एक्शन लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं, या याचिका डालते हो उसको PIL बोलते हो। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। PIL हैज रीइंफोर्स द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी। ये लोकस स्टैंडाई का क्या मतलब है, लोकस स्टैंडाई का क्या मतलब है ये बता देता हूँ आपको। भाई आपने कोई केस करा, ठीक है, तो कोर्ट आपसे ये पूछ सकती है भाई इसमें तेरा क्या जाता है। मान ले पड़ोसी के घर में चोरी हो गई, ठीक है, आपका घर है, ये पड़ोसी का घर है, पड़ोसी के घर में चोर आके चोरी करके ले गया। आपने कोर्ट के अंदर केस डाल दिया भाई इसके घर में चोर आके चोरी कर ले गया और इसको गिरफ्तार मतलब जांच कार्रवाई करो। तो कोर्ट आपसे ये पूछेगी भाई पड़ोसी के घर में चोरी हुई, तेरा क्या मतलब हो रहा है इस चीज़ से। तो ये आपकी क्या कहलाती है, लोकस स्टैंडाई, यानी कि जो आपने केस डाला है
वो आपके ऊपर इफेक्ट करने लग रहा है या नहीं करने लग रहा, ठीक है, तभी आप उसको केस कर सकते हो। इसको हम लोग का स्टैंडाई कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है इसने इस वाले प्रिंसिपल को रीइंफोर्स किया है, तो ये गलत हो जाता है। पीआईएल का क्या मतलब है, पब्लिक इंटरेस्ट। भाई भले ही वो चीज आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करने लग रही है, लेकिन आप इन लार्जर जनता की भलाई के लिए कोर्ट के अंदर याचिका डाल सकते हो, तो लोकस स्टैंडाई के, तो ये विपरीत हो गया है ना। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बोथ सिटीजन एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल ए पीआईएल। भाई सिटीजन भी फाइल कर सकते हैं और जो संगठन होते हैं वे भी पीआईएल याचिका दायर कर सकते हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन डाल सकते हो, और आर्टिकल 226 के अंदर आप किस में डाल सकते हो, हाई कोर्ट के अंदर। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इजीली आप इसको सोल्व कर सकते थे। ये आप डेफिनेशन देख सकते हो, लोकस स्टैंडाई की डेफिनेशन क्या है। ये क्या है, राइट ऑफ ए पार्टी टू ब्रिंग एक्शन और अपीयर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है भाई, आपका अधिकार क्या है कि भाई आप कोर्ट के अंदर कोई आपने याचिका डाल दी है, लेकिन पीआईएल के अंदर क्या है, पीआईएल तो कोई भी डाल सकता है, तो पीआईएल तो लोकस स्टैंडाई के अपोजिट हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रीवी पर्स रेफर टू ए स्पेशल सम ऑफ मनी दैट वाज पेएबल एनुअली टू द रूरल ऑफ द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट दैट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेसेशन। जैसे कि आपको पता है भाई 1947 से पहले भारत के ऊपर अंग्रेज राज करते थे, तो अंग्रेज पूरे के, मान लो ये पूरा का पूरा इंडिया है, अंग्रेज इस पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर राज नहीं करते थे। भाई जैसे राजस्थान वाला एरिया, हैदराबाद वाला हो गया, जूनागढ़ हो गया, तो ये रियासत थी, ये इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, एक टाइप से इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह कह सकते हो, या आप इनको कह सकते हो इंडिपेंडेंट। यहाँ पे राजा महाराजा या रजवाड़ों का राज होता था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या भाई जो हमारे दूसरे नेता थे, उन्होंने क्या कहा, भाई अब हम देश आज़ाद हो गया है, अंग्रेज चले गए हैं, तो आप किसके अंदर आ जाओ, आप इंडिया के अंदर आ जाओ। इंडिया क्या है, इंडिया हमारा यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, आप इंडिया के अंदर मिल जाओ। तब जो ये राजा महाराजा थे मिलना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इंडिया वालों ने क्या कहा कि भाई हम आपको पैसे देंगे, हम आपको क्या करेंगे, पैसे देंगे, हर साल आपको पैसे देते रहेंगे। और इसी प्रोविजन को हमने क्या कहा, प्रीवी पर्स का। प्रीवी पर्स किस चीज़ को क्या कहलाता था, जो ये इन रियासतों के राजा रजवाड़े होते थे, इनको भाई जो भारत सरकार पैसे देती थी हर साल, उसको प्रीवी पर्स कहते थे। कौन से राजा महाराजाओं को देती थी, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन किया था। ठीक है भाई, जिन्होंने इस चीज़ को एग्री कर लिया था कि भाई हम भारत के अंदर आके मिल जाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पेमेंट ऑफ द प्रीवी पर्स वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन बिफोर 42nd अमेंडमेंट। जो राज्य रजवाड़े को जो पैसे देने होते थे, ये प्रीवी पर्स थी, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन थी, संवैधानिक बाध्यता थी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ था। तो ये वाली चीज़ हमारी बिल्कुल सही है। लेकिन इसने क्या लिखा हुआ है, बिफोर 42nd अमेंडमेंट। जी नहीं, 42nd अमेंडमेंट आपकी कब हुई, 1976 के अंदर हुई। ठीक है, लेकिन जो प्रीवी पर्स है उसको 42nd अमेंडमेंट के तहत खत्म नहीं किया गया था। उसको हमने कब खत्म कर दिया, उसको हमने 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमने खत्म कर दिया। उसको हमने कब खत्म करा, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के अंदर हमने प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया, ना कि 42 के अंदर हमने इसको खत्म करा था। संविधान के आर्टिकल 291 के अंदर इसके बारे में लिखा गया है। संविधान के आर्टिकल 291 के अंदर प्रीवी पर्स के बारे में लिखा गया है, और इस वजह से ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। यहाँ 42 नहीं आएगा, यहाँ 26 आएगा। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एबोलिशन ऑफ ए प्रीवी पर्स वाज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड दैट इट स्टूड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ एगलिटेरियन एनश्राइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान के अंदर समतावाद यानी कि सभी बराबर हैं, उसके प्रिंसिपल के खिलाफ था। इस वजह से इसको 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको खत्म कर दिया गया। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। तो भाई प्रीवी पर्स के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में लिखा गया था, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो इतने सारे हो चुके हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं भी आपको पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर एनुमरेट इन द स्टेट लिस्ट इफ 2 or more स्टेट लेजिस्लेचर पास रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू एनेक्ट सच लॉ।
तो 7वीं अनुसूची के अंदर आपको पता है भाई स्टेट लिस्ट है, सेंटर की लिस्ट है, कनकरेंट की लिस्ट है। लेकिन जो चीज़ें स्टेट लिस्ट के अंदर लिखी हुई है ना, केंद्र सरकार उसके ऊपर भी कानून बना सकती है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा राज्य सरकारें केंद्र के पास रिक्वेस्ट करें कि आप इस वाले सब्जेक्ट के ऊपर नियम कानून बना दो, तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए लॉ सो इनेक्टेड विल इक्वली अप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट। अगर भाई आपने स्टेट लिस्ट के अंदर कोई चीज़ लिखी हुई है और उसके ऊपर नियम कानून बना दिया, तो क्या वो सभी स्टेट के ऊपर लागू होगा? जी नहीं, वो सभी के ऊपर लागू नहीं होगा। वो केवल उन्हीं राज्यों के ऊपर लागू होगा जिन्होंने उसके ऊपर नियम कानून बनाने के लिए रिक्वेस्ट करी थी। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में इसने इस चीज़ का उल्टा लिखा हुआ, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सच ए लॉ कैन बी अमेंडेड और रिपील ओनली बाय द पार्लियामेंट। अगर केंद्र सरकार ने कोई नियम कानून बना दिया है राज्य के कहने पे, तो जो राज्य सरकारें वे उस वाले नियम को खत्म नहीं कर सकती। अगर उस नियम को खत्म करना है या अमेंडमेंट उसके अंदर करनी है, तो वो हमारी पार्लियामेंट यानी कि केंद्र सरकार ही उस चीज़ को कर सकती है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। और ये कौन सी आर्टिकल के अंडर होता है? आर्टिकल नंबर 256, वो 252। अंडर आर्टिकल 252 लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अप्लाई ओनली टू द स्टेट दैट पास द रेजोल्यूशन। जिन्होंने उस सब्जेक्ट के ऊपर भाई कहा है भाई आप नियम बनाओ, केवल उन्हीं स्टेट्स के ऊपर ये लागू होगा। आर्टिकल नंबर 252 के अंदर ये वाली चीज़ लिखी गई है। 252 पार्ट 2 के अंदर ये लिखी गई है कि भाई उसको केवल केंद्र सरकार ही खत्म कर सकती है, उस वाले नियम को या अमेंडमेंट कर सकती है, राज्य सरकारें उस पर अब नहीं कर सकती। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। ये भी बोल दीजिए क्वेश्चन है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी थी। इसके अंदर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया था, आरक्षण का लाभ दिया गया था। उसके बाद रिजर्वेशन कितना हो गया? 60% हो गया। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हमने अभी ऊपर देखा कब था? 1971 के अंदर हुआ। इसमें हम क्या करा था? प्रीवी परस को खत्म कर दिया था, ठीक है। प्रीवी परस को इसके अंदर खत्म कर दिया था, जो राज्य रजवाड़ों को पेंशन मिलती थी वो खत्म कर दी थी। फिर आता है 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर हमने कौन सा नियम पास करा था? एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन सा नियम पास करा? एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर मान लो आप एक पार्टी की सीट के ऊपर चुनाव जीत के आए हो, तो आप दूसरी पार्टी के अंदर नहीं जा सकते, तो यही आपका क्या कहलाता है? एंटी डिफेक्शन लॉ कहलाता है। ये हमारा 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आया गया था। फिर है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 86 के अंदर क्या था? शिक्षा का मौलिक अधिकार, भाई इस चीज़ को जोड़ा गया था भाई, एजुकेशन फॉर ऑल। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, शिक्षा का मौलिक अधिकार। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। नॉर्मल किसी भी पढ़ने वाले बच्चे को ये पता होते हैं, तो ईजी क्वेश्चन था ये। तो पॉलिटी के तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन देखे सारे आसान थे। शुरू के 2 वीडियो में आपको लगे होंगे भाई थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन। शुरू की भी क्या, पहली वीडियो में ही मुश्किल क्वेश्चन थे 1 से लेकर 25 तक। उसके बाद वाले क्वेश्चन तो हमारे लगभग आसान ही आ रहे हैं ज़्यादातर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, ठीक है। पहला पढ़ते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है, पेमेंट फ्रॉम द फंड कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। ये गलत लिखी गई है। जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, जैसे कि नाम से पता चलने लग रहा है, कंसोलिडेटेड यानी कि भारत का जो मेन फंड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंड है, कंसोलिडेटेड फंड है। वहाँ से पैसे आप पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना नहीं निकाल सकते, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप जो पैसे हैं पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना आप नहीं निकाल सकते। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी यानी कि इमरजेंसी वाला फंड, आकस्मिक निधि। तो भाई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, ठीक है, तो इसके अंदर तो आप पैसे निकाल सकते हो बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के। और इसका भाई जो हेड होता है, कौन इसको देखता है? तो हेड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस सेक्रेटरी किसको देखता है? कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को देखता है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर क्या होता है? जो भाई आम आदमी, कॉमन पीपल, आप और मेरे जैसे लोग सरकार के पास पैसा जमा करवाते हैं, किसके अंदर? प्रोविडेंट फंड के अंदर, या कोई बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं, या कोई और XYZ टाइप का जो पैसा हम सरकार के पास जमा करवाते हैं, वो पब्लिक फंड ऑफ इंडिया के अंदर इकट्ठा होता है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? एग्जीक्यूटिव रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए इसके लिए, ठीक है। भाई हमारा पैसा है, जब हमारी मर्जी होगी हम तब निकाल लेंगे, ठीक है। PF से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट में थोड़ी ना आपको भाई नियम पास करवाना पड़ता है या भाई वोट करवानी पड़ती है कि जी मैं हर्ष दैया हूँ, मेरे को अपना PF का पैसा निकलवाना है और पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता ना।
तो इस वजह थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। बिना अप्रूवल के भी आप इससे पैसा निकाल सकते हो पब्लिक फंड ऑफ इंडिया से। तो केवल इसके अंदर एक पेयर हमारा सही था, 2 पेयर इसके अंदर गलत थे। तो ये आप लिखा हुआ पढ़ सकते हो भाई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, इंडिया का मेन फंड होता है और बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल से आप इसमें से कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते। पब्लिक अकाउंट और जो कंसोलिडेटेड फंड होता है वो आर्टिकल 266 के अंदर लिखा हुआ है, और कंटीजेंसी फंड आपका आर्टिकल 267 के अंदर, यानी कि आकस्मिक इमरजेंसी वाला फंड कंटीजेंसी फंड 267 में, और जो नॉर्मल है पब्लिक वाला और वही कंसोलिडेटेड वाला वो 266 के अंदर है। पब्लिक अकाउंट का मतलब क्या हो गया भाई, पीएफ की कंट्रीब्यूशन, स्मॉल सेविंग, यानी कि इस टाइप की चीज़ें जब आपका मन करे भाई आप तब निकाल लो, इसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की क्या जरूरत है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। ठीक है, अब ये भी मैच दी, मतलब आपको ये बताना है कौन सा पेयर इसके अंदर सही तरीके से मैच करा गया है। तो पहला इसमें देखते हैं, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। क्या ये आर्टिकल 36 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है? जी नहीं, ये आर्टिकल 36 के अंदर नहीं लिखा गया। यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्वेश्चन है, डीपीएसपी। ये कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 वाला जो आर्टिकल है संविधान का, उसके अंदर ये लिखी गई हैं। 36 के अंदर क्या लिखा गया है? स्टेट के डेफिनेशन है, राज्य की परिभाषा है। और इसने क्या कह रखा है भाई, आर्टिकल 36 के अंदर है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इस वजह से ये गलत हो जाता है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड कौन सी आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 39A के अंदर ये लिखा गया है। फिर आता है सेकंड स्टेटमेंट, प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कॉरपोरेट सोसाइटी की जो प्रमोशन वगैरह होती है वो कौन सी आर्टिकल में लिखी गई है? आर्टिकल 43B के अंदर लिखी गई है, बिल्कुल सही है। प्रमोशन वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, उसके अंदर श्रमिकों की भागीदारी किस कौन सी आर्टिकल में लिखी गई है? 43A के अंदर लिखी गई है, तो ये भी हमारा सही हो जाता है। तो पहली स्टेटमेंट इसमें गलत थी, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट हमारी सही है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने डीपीएसपी पढ़ा है, लेकिन इतना डीप में हम नॉर्मली नहीं पढ़ते कि भाई 43A के अंदर क्या है, बी के अंदर क्या है, सी के अंदर क्या है। लेकिन इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आप अपने पेपर में इस वाले चीज़ को पढ़ के जा सकते हो। भाई डीपीएसपी से जो एचपीएससी वाला एग्जाम होता है उसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अच्छा, 43B को हमने किस में ऐड किया? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ऐड किया। 43A को हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर ऐड किया। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये इसको हम क्या कहते हैं? भारत का मिनी संविधान भी इसको हम कह सकते हैं। 43A के अंदर भाई जो वर्कर हैं इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट में हिस्सा लेंगे, तो इसको आप फ्यूचर के लिए याद रख लेना। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू एडवोकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 39A के अंदर लिखा हुआ है, सही है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, भाई मैन और वुमेन अगर सेम काम करते हैं तो उनको सेम सैलरी मिलनी चाहिए, ऐसा कौन सी आर्टिकल के अंदर लिखा गया है? ये आर्टिकल 39B के अंदर लिखा गया। 39D के अंदर लिखा गया। ठीक है, तो बहुत डीप में जाके पूछ रखा है, नॉर्मली हम इतना डीप में जाके नहीं पढ़ते, हम मोटे मोटे आर्टिकल याद कर लेते हैं, इतना डीप में जाके भाई ना आपके पास टाइम है याद करने का, ना मैं कहूँगा आपको याद करना है। फिर आता है थर्ड स्टेटमेंट, राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट, ये कौन से उसमें लिखा गया? आर्टिकल 41 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आज के लिए याद रख लेना, 39D के अंदर ये लिखा गया है। ठीक है, 39A के अंदर क्या लिखा गया भाई? आपके लिए जीविका के पर्याप्त साधनों की उपलब्धता करवाएगी सरकार, ये 39A के अंदर लिखा गया है। 41 के अंदर क्या लिखा गया? राइट टू वर्क, भाई आपको काम करने का, शिक्षा का और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है, आर्टिकल 41 के अंदर ये लिखा गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, आपको इसमें बताने कितने पेयर सही हैं। पहला पेयर पढ़ते हैं, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, जो वीकर कमजोर भाई वर्ग है उनके शैक्षिक और आर्थिक हित कौन से आर्टिकल में लिखे गए हैं? क्या वो आर्टिकल 45 के अंदर लिखे गए हैं? जी नहीं, आर्टिकल 45 में भी नहीं लिखे गए। आर्टिकल 45 के अंदर क्या कहा गया है कि भाई 6 साल तक भाई जो बच्चा है उसकी जो शिक्षा है, जो उसकी एजुकेशन है, उसका ध्यान कौन रखेगा? स्टेट रखेगा, हमारा राज्य रखेगा, वो आर्टिकल 45 के अंदर लिखा गया है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ SC ST की जो एजुकेशन होती है और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है उसका ध्यान स्टेट रखेगा, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 46 के अंदर लिखा है, बिल्कुल सही लिखा गया है। फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि कृषि और पशुपालन का जो संगठन है वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है?
वो हमारा आर्टिकल 48 के अंदर लिखा गया है और इसने लिखा 47, तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। तो इतने आर्टिकल हैं, कौन इतने सारे आर्टिकल को याद कर सकता है, ठीक है। और ना हमारे पास इतना टाइम है, लेकिन आप एक मोटा मोटा तौर पे देख के चले जाना। जैसे ये SC ST वाला है, SC ST की जो एजुकेशन है आर्टिकल 46 के अंदर लिखी गई है, ठीक है। आर्टिकल 45 के अंदर क्या लिखी गई है, 6 साल तक का जो बच्चा है उसकी जो शिक्षा है उसका ध्यान हमारा स्टेट रखेगा। ये वाले पॉइंट आप पढ़ जाना, ठीक है। 47 के अंदर भाई पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए लोगों के खान पान का ध्यान सरकार रखेगी 47। 48 के अंदर क्या एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, आपको बताना कौन सा पेयर इसके अंदर सही है। पहला लिखा है आर्टिकल जो 62 है, क्या वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है? जी नहीं। आर्टिकल 62 किसके बारे में है? राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसके अंदर अगर किसी को डाउट होता है, डिसीजन होता है, डिस्प्यूट होता है, उसके बारे में है आर्टिकल नंबर 62। फिर आता है आर्टिकल 65, क्या ये वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बारे में है? जी नहीं, ये भी राष्ट्रपति के बारे में है। तो डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन दिस सर्टन कंटीजेंसी, ये आर्टिकल 65 के अंदर लिखा गया है। फिर आ जाता है आर्टिकल नंबर 59, इसके अंदर राष्ट्र जो हमारा राष्ट्रपति है क्या उसकी ऑफिस भाई कितना टाइम तक भाई वो ऑफिस संभालेगा, टर्म ऑफ जो ऑफिस है उसके बारे में लिखा गया। तो ये वाली चीज़ भी गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो ये भी आर्टिकल नंबर 59 के अंदर नहीं। आर्टिकल नंबर 59 के अंदर क्या है, आउटलाइन द कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, भाई प्रेसिडेंट का भाई जो ऑफिस होता है यानी कि कौन राष्ट्रपति बन सकता है, भाई उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, इतनी उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, या कम से कम उसने ये कर रखा हो, इनका सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो वो वाली सारी चीज़ें किस में लिखी गई हैं, आर्टिकल नंबर 59 के अंदर लिखी गई हैं। उसका कार्यकाल के बारे में नहीं है, ठीक है। जो उसका कार्यकाल है भाई कितने साल उसका टर्म रहेगा उसके बारे में इसमें नहीं लिखा गया। तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं थी। वो आप देख सकते हो 62 के अंदर भाई चुनाव के अंदर किसी को डाउट है, 65 इमरजेंसी सिचुएशन में राष्ट्रपति कैसे काम करेगा, 59 के अंदर राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें भी आपको पेयर दिए हुए हैं, ये बताना कितनी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट, एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन को आप एनलार्ज करना हो तो वो कौन सी आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 138। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 138 नाम का कोई भी आर्टिकल भारतीय संविधान के अंदर नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कन्फर्मेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर टू इशू सर्टेन रिट, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो रिट जारी कर सकता है, उसके अंदर शक्तियाँ होती हैं, वो कौन सी आर्टिकल के अंदर लिखा गया है? तो वो हमारा लिखा गया है आर्टिकल 139 के अंदर लिखा गया है, ना कि आर्टिकल 139A के अंदर। तो देख रहे हो कितने डीप में जाके बूझ रखा है। 139 और 139A दोनों आर्टिकल अलग अलग हो जाते हैं, तो इस वजह से ये भी हमारी गलत हो जाती है। अब मेरे पास तो आंसर की है, ठीक है, और गूगल पे सर्च करके भी मैं आपको ये पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मेरे लिए इस चीज़ को करवाना बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन जो पेपर है, पेपर के अंदर इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करना किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है। तो और एक चीज़ भी आप याद रखना भाई, जो चीज़ें आपको करने के लिए मुश्किल हो रही है ना, तो ये आप मान के चलना वे सभी के लिए मुश्किल होंगी। कूल माइंड से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपको पेपर को अटैम्प्ट करना है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे आर्टिकल 148A के अंदर लिखा गया, तो ये भी इसमें गलत है। अब देखो 144 के अंदर लिखा गया ना कि 144A के अंदर लिखा गया, तो तीनों स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती हैं। आर्टिकल 144, आर्टिकल 144 के अंदर क्या लिखा गया है, इंडिया के अंदर जितनी भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट की सहायता करने के लिए एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे। ये आर्टिकल 144 के अंदर लिखा गया है, ठीक है। 139A के अंदर क्या लिखा गया है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट के अंदर केस को ट्रांसफर कर सकता है, वो आर्टिकल 139A के अंदर लिखा गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये साइंस के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अच्छा, ये इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ भाई, आर्टिकल 144 के अंदर क्या लिखा गया भाई, इंडिया की जितनी भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सहायता करने के लिए काम करेंगी। वो 144A के अंदर क्या लिखा गया है, जो कि इसके अंदर है आर्टिकल 144 है, क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, उसके अंदर ये लिखा गया है कि भाई प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिक्वायर ए मिनिमम ऑफ 7 सुप्रीम कोर्ट जज टू हियर ए केस कंसर्निंग ए स्टेट और सेंट्रल लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। भाई अगर स्टेट ने, ठीक है, राज्य सरकारों ने या केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नियम बनाया है, अगर ऐसे चेक करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी वैलिडिटी है क्या, संविधान के अनुसार है या नहीं है, ठीक है,
तो उसके लिए कम से कम 7 सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच बैठेगी और तब वो उसके ऊपर फैसला लेगी। ठीक है, ये आर्टिकल 144A के अंदर लिखा गया है, लेकिन 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इस वाले आर्टिकल को खत्म कर दिया गया था। तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, काफ़ी डीप में जाके था, तो 82 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ से हमारी साइंस शुरू हो जाती है। साइंस के बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको करके करने में। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है, डेंगू कोज बाय द मस्किटो एंड स्प्रेड थ्रू द ब्लड। जो डेंगू होता है क्या वो मॉस्किटो के काटने से फैलता है? वो मॉस्किटो की वजह से होता है? ठीक है, क्या लिखा है, डेंगू मच्छर के कारण होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। डेंगू आपका वायरस की वजह से होता है, ना कि मच्छर के कारण होता है। ये मच्छर के काटने से फैलता है, ना कि मच्छर के कारण होता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी इस वजह से गलत हो जाती है। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है भाई इस टाइप के, भाई डेंगू कोज बाय मॉस्किटो, ये गलत स्टेटमेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने अमित सर ने आपको क्लास करवाई थी साइंस की, तब भी आपको बताई थी। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टाइफाइड। जो टाइफाइड होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, बिल्कुल सही बात है। टाइफाइड आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफाई की वजह से। और पानी की जो खराब पानी होता है उसके थ्रू ये फैलता है, ये वाली बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो रिंग वर्म होता है यानी कि जो दाद होता है, वो कवक यानी कि फंगस के कारण होता है, जिसको दाद कहते हो। दाद जो खुजली होती है फंगस के कारण होती है और कीड़ों से फैलता है। तो फंगस के कारण तो होता है ये, कोज बाय द फंगस, लेकिन कीड़ों के थ्रू नहीं फैलता, ये कीड़ों से नहीं फैलता, ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट या आपने हाइजीन अपनी अच्छे से मेंटेन नहीं करी, इस वजह से ये फैलता है। तो केवल एक स्टेटमेंट इसमें से सही है, ओनली वन पेयर विल बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायबिटीज। जो डायबिटीज़ की बीमारी होती है, शुगर की बीमारी होती है, मधुमेह की बीमारी होती है, उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दे रखी है और आपको ये बताना कि कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है, कितनी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इज कोज बाय ओवर सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन बाय द पैनक्रीज। जो पैनक्रियाज होते हैं अगर वो इंसुलिन को बहुत ज़्यादा सेक्रेट कर दें इस वजह से होता है। जी नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। जो हमारी पैनक्रियाज होती हैं अगर वे इंसुलिन का सेक्रेशन, अगर इंसुलिन में बना नहीं पाती तो इस वजह से डायबिटीज़ होती है। जो इंसुलिन होती है ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। इंसुलिन अगर नहीं बना पाती पैनक्रियाज तो हमारे ब्लड के अंदर ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट में वही चीज़ लिखी हुई है, जो ग्लूकोज लेवल यानी कि ब्लड शुगर लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से हमें डायबिटीज होती है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द पेशेंट यूरिनेट फ्रीक्वेंटली। जो पेशेंट होता है बार बार टॉयलेट जाता है, यूरिनेट करता है बार बार, उसका वजन कम हो जाता है और वो आलसी हो जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। तो डायबिटीज़ के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको साथ साथ बताई दिए भाई। पेन इंसुलिन का जो सेक्रेशन होता है वो रुक जाता है, इस वजह से जो डायबिटीज़ की बीमारी होती है। 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट है, ब्लड आर्टरीज हैव थिक एंड रिजिड वॉल। जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज क्या होती हैं, जो हमारे ब्लड कैरी करने वाले जो नसें होती हैं दो टाइप की होती हैं। एक आपकी आर्टरीज हो गई, एक आपकी वीन हो गई। वीन के अंदर क्या होता है, ऐसा ब्लड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, आर्टरीज इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो। ठीक है, तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली नसें होती हैं आर्टरीज। ये क्या होती हैं, मोटी होती हैं, बिल्कुल सही बात है। और इनकी जो दीवारें होती हैं यानी कि जो वॉल होती है फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, रिजिड। क्या जो हमारी नसें हैं वो रिजिड होती है यानी कि पत्थर जैसे सख्त होती हैं? जी नहीं, कठोर नहीं होती, वे फ्लेक्सिबल होती हैं, नरम होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। तो पहली स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, जो आर्टरीज होती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अंडर हाई प्रेशर, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन इज कंसिडर एज ए क्लीन ऑटोमोबाइल फ्यूल। जो हाइड्रोजन होती है वो क्लीन ऑटोमोबाइल फ्यूल है, बिल्कुल सही बात है। ये क्लीन क्यों है, जब इसका कंबसन होगा, जब इसका कंबसन होगा तो ये क्या रिलीज करेगा, वाटर को रिलीज करेगा। जो नॉर्मल आपका पेट्रोल डीजल जब कंबसन होता है जलता है तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जब हाइड्रोजन का कंबसन होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा आपको, ये वाटर देगा, पानी देगा। पानी थोड़ी ना हमारे एटमॉस्फेयर हमारे क्लाइमेट के लिए खतरनाक होता है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही, हाइड्रोजन हमारा क्लीन फ्यूल है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हाइड्रोजन हमारी यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा मिलने वाला एलिमेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करती। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया, क्लीन फ्यूल किस लिए कहलाता है, क्योंकि ये वाटर को रिलीज करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर। आपको ये बताना है कितने पेयर सही हैं। पहले को पढ़ते हैं, गिनिंग। गिनिंग क्या कहलाता है,
आप इसको हिंदी में पढ़िए, ठीक है। ओटाई, और हिंदी में देखिए गिनिंग। तो ओटना या ओटाई भाई आपको अच्छे से पता है, जो कॉटन आप खेतों के अंदर उगाते हो, जो कॉटन के बीज होते हैं वहाँ से आपको कॉटन के फाइबर को अलग करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ओटाई बोलते हैं, या फिर उसको इंग्लिश में गिनिंग बोलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी इस बिल्कुल सही है। कॉटन के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनसे फाइबर को अलग करने वाले प्रोसेस को हम कहेंगे गिनिंग कहेंगे। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वीविंग। वीविंग का क्या मतलब होता है, हिंदी में पढ़िए बुनाई, ठीक है। बुनाई क्या होती है, आपके पास धागा होगा, ठीक है, और धागे से आप क्या बनाओगे, फैब्रिक बनाओगे। धागे से आप क्या बनाओगे, फैब्रिक बनाओगे। फैब्रिक यानी कि कपड़ा। आपके पास क्या होगा, यार्न होगा, यार्न से आप क्या बनाओगे, फैब्रिक बनाओगे, उसको हम क्या कहेंगे, बुनाई कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल हिंदी का आसान सा शब्द है, लेकिन इसने क्या लिखा है, वीविंग। हम यार्न बनाएंगे फैब्रिक से, फैब्रिक से यार्न बनाने को हम वीविंग नहीं कहते। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट, जो पोलिस्टर होता है वो फायर अगर उसमें लग जाती है तो पिघल जाता है और बॉडी से चिपक जाता है, बिल्कुल सही बात है। सिंथेटिक एक ये भाई टाइप का वो होता है फैब्रिक पोलिस्टर, और इसमें आग लग जाए तो पिघल जाता है और बॉडी से चिपक जाता है। ये आप पढ़ सकते हो। वीविंग हम किसको बोलते हैं, यानी कि जो बुनाई होती है फैब्रिक, इसके अंदर हम कपड़ा बनाते हैं यार्न से। फिर आती है स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होती है, भाई आप यार्न बनाओगे फाइबर से। फाइबर क्या हो गया, फाइबर तो बिल्कुल रेशे से। रेशे से आप जब धागा बनाओगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्पिनिंग कहलाएगा, ठीक है। फाइबर से यार्न धागा बनाना स्पिनिंग कहलाएगा, और धागे से फैब्रिक बनाना आपका वीविंग कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, वीविंग कहलाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट है, इफेक्ट ऑफ एन एंट बाइंड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग द कैलेमन सॉल्यूशन। जो चिट्टी काटती है, जब चिट्टी काटती है, एंट काटती है या मधुमक्खी काटती है, तो हमारा कौन सा एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। फॉर्मिक एसिड को आप किस नाम से भी जानते हो, मिथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हो फॉर्मिक एसिड को, ठीक है। HCOH इसका ये फॉर्मूला होता है, ये सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। और इसी से हमें जलन सी महसूस होती है जब हमें चिट्टी या मधुमक्खी काट लेती है। और अगर इसको आपको ख़त्म करना हो तो आप क्या करोगे, भाई ये एसिड है तो आप इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लगाओगे, बेस लगाओगे। कौन सा बेस लगा सकते हो आप, तो जो कैलेमिन सॉल्यूशन आप लगा सकते हो। कैलेमिन सॉल्यूशन क्या होता है, कैलेमिन सॉल्यूशन होता है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। ये आपका बेसिक इन नेचर होता है, जिंक कार्बोनेट आपका बेसिक इन नेचर होता है। और विच लिखा भी हुआ, कंटेन जिंक कार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर। और एंटवाइट के अंदर एसिड होता है, और उसको कैलेमिन सॉल्यूशन से आप रब करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और दूसरी स्टेटमेंट हमारी पहली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करती भी है। तो कई सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। एंटीबायोटिक के अंदर फॉर्मिक एसिड HCOH होता है, मधुमक्खी काटे तो भी वही होता है। और कैलेमिन सॉल्यूशन या भाई किसी भी अगर आप कोई भी बेस लगाते हो तो उसकी मदद से आप इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, कैलेमिन सॉल्यूशन यानी कि जिंक कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर। तो साइंस के आपको देखना बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आने लग रहे हैं। 89 के अंदर जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के अंदर यानी कि जो घरों में सिंपल जो शीशा होता है, जिस साइज के आप होते हो मिरर के अंदर भी उसी साइज के दिखाई देते हो, तो ये आपका क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया, साधारण मिरर हो गया। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, कनकेव मिरर कहाँ पे यूज होता है। तो जो कनकेव मिरर होता है वो डेंटिस्ट यूज करते हैं, कनकेव मिरर को डेंटिस्ट यूज करेंगे। और होता है कन्वेक्स मिरर, कन जो आपकी बाइक होती है, गाड़ी होती है, उसके आप शीशे पे देखना क्या लिखा रहता है, कन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट अपीयर इन मिरर आर नियरर देन दे अपीयर, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या होता है, छोटी चीजें आपको दिखाई देती हैं, यानी कि कनकेव मिरर के तो डेंटिस्ट इस्तेमाल करेगा कनकेव मिरर को, तो और इसके अंदर छोटी चीजें बड़ी दिखाई देंगी, ठीक है। क्योंकि जो डॉक्टर होता है दांतों का, उसको आपका भाई जो मुंह होता है वो दांत होते हैं पूरे बड़े बड़े दिखने चाहिए उसको, ठीक है, ताकि वो अच्छे से उसको स्टडी कर सके, ट्रीटमेंट कर सके। तो डेंटिस्ट यूज करेगा कनकेव मिरर। और जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं उसमें कन्वेक्स मिरर लगा होता है, उसमें दूर की चीज़ें आपको ज़्यादा चीज़ें दिखानी होती हैं तो उस चीज़ें उसमें छोटी दिखाई देती हैं। ये इसने इंटरचेंज कर रखे थे आपस में, इस वजह से पहली स्टेटमेंट सही थी इसमें, दूसरी तीसरी इसमें गलत थी। तो ओनली वन पेयर इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी आपको पेयर दे रखे हैं और ये बताने कितने पेयर सही हैं। पहली स्टेटमेंट, क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है POP यानी कि कैल्शियम सल्फेट, उसका आप इस्तेमाल खिलौने बनाने के अंदर करते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसका इस्तेमाल हम खिलौने बनाने के अंदर करते हैं। फिर तीसरी दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्लैक लाइम, जो भुना हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अगर चूने के अंदर पानी मिला दो तो क्या बन जाता है, स्लैक लाइम बन जाता है।
उसको हम साबुन के निर्माण में इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। साबुन के निर्माण में हम स्लैक लाइम का इस्तेमाल नहीं करते, इसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं या कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, जो साबुन का निर्माण होता है सोपेनिफिकेशन इसको हम बोलते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, फैट एंड ऑयल होते हैं और अल्कली को लेते हैं। फैट ऑयल हो गए प्लस अल्कली। ठीक है, अल्कली कौन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम की अल्कली लेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोस्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी मदद से हम साबुन बनाएंगे, ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टेक फ्यू ड्रॉप ऑफ ओनियन जूस, डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल इन 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब एंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 अलग अलग जो टेस्ट ट्यूब हैं उसके अंदर आपको क्या लेना है, प्याज के रस लेना है, वेनिला का एसेंस लेना है, और जो लौंग का तेल होता है, क्लोव यानी कि लौंग हो गई, लौंग का तेल आपको लेना 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर। और फिर आपको क्या करना है, एसिड डाल के देखना यानी कि HCl डाल के देखना है उसके अंदर, और आपको बेस डाल के देखना है, बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इस क्वेश्चन को करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ओनियन हो गया, वनीला हो गई, क्लोव ऑयल हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं कि भाई जो इनकी स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है अगर ये एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर चले जाएंगे। फ्यूचर के लिए आपको याद रखना है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। अगर ये बेसिक मीडियम के अंदर होंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक मीडियम के अंदर होंगे, सोडियम NaOH, CaOH, ठीक है, मतलब कोई भी बेसिक मीडियम जो होगा उसके अंदर ही होंगे, तो इनकी स्मेल क्या होती है, वो चली जाती है, इनकी स्मेल खत्म हो जाएगी बेसिक मीडियम के अंदर। बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द केमिकल कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल ऑफ ओनियन, वनीला और ये क्लोव, कोजिंग देम टू लूज देयर करेक्टरिस्टिक ओडोर। जो इनमें से आपको स्मेल आती है, ओनियन में से वही गंदी सी, लौंग में से जो अजीब सी स्मेल आती है वो खत्म हो जाती है बेसिक मीडियम के अंदर। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहले के अंदर लिखा है ओनियन की स्मेल सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। और एसिड डाल लेंगे तो स्मेल उसकी खत्म नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, जो वनीला की स्मेल है HCl डालने पे खत्म हो जाएगी, तो ये गलत लिखी हुई है। बेस डालने पे खत्म होती है, NaOH डालने पे खत्म होएगी, HCl डालने पे वो स्मेल रहेगी। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है क्लोव ऑयल, लौंग का जो तेल है उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। तो पहली तीसरी सही है, दूसरी स्टेटमेंट इसमें गलत है। वोल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। When pH of rain water lie in the range of 6 to 7, it is called the acid rain। एसिड रेन कौन सी होती है, वो वाली रेन जिसका pH 5.6 से कम हो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। लेकिन इसने क्या लिखा है 6 से 7, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। जो आपका नॉर्मल वाटर होता है, वाटर का pH कितना होता है, वाटर का pH आपका 7 होता है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टूथ एनिमल स्टार्ट टू करोड व्हेन pH ऑफ माउथ इज ग्रेटर देन 7। अगर हमारे मुंह का pH 7 से ज़्यादा होगा, अगर pH 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक इन नेचर। और एनिमल क्या होता है, एनिमल भी बेस होता है, तो क्या वो करोड करेगा, जी नहीं, वो करोड नहीं करेगा। वो यानी कि उसका शरण होने लग जाता, खत्म होने लग जाता, वो ठीक खराब होने लग जाता। वो खराब कब होगा, जब pH आपका 7 से कम होगा। एसिडिक मीडियम के अंदर आपका दांतों की जो परत होती है, एनिमल होती है, वो खराब होनी शुरू होगी। तो दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी इस वजह से गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जब एसिडिक कंडीशन होगी, यानी कि pH आपका 7 से कम होगा, एसिडिक कंडीशन होगी, तब किसान सोयल को किसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे, क्विक लाइम के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या है, बेसिक इन नेचर है, और एसिडिक कंडीशन में बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। एसिडिक कंडीशन में हम क्विक लाइम के साथ सोयल की ट्रीटमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अल्कली इज ए बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। अल्कली एक बेस होता है, यानी कि बेसिक इन नेचर होता है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो बेसिक नेचर है, पानी में घुलनशील होते हैं, उसको हम अल्कली कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अल्कली का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये तो इसने गलत लिख दिया। तो जिसमें भी OH आ जाता है वो हमारा अल्कली का एग्जाम्पल होता है, तो इस वजह से ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट, डिजोल्यूशन ऑफ बेस इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर पानी के अंदर आप एसिड या बेस को घोलोगे तो कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट को रिलीज करता है वो। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये बताने कितनी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट, एसिड लेफ्ट बाय द बी स्टिंग ऑफ हनी बी। जो मधुमक्खी एसिड छोड़ती है वो कौन सा एसिड होता है,
वो हमने देखा, उसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। वो कौन सा एसिड था? फॉर्मिक एसिड HCOH, लेकिन इसने HCl लिखा हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहली स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाती है। वीनस जो शुक्र ग्रह है उसके एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, तो बिल्कुल सही बात है, वीनस के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड है और इसकी वजह से ही येलोइश कलर का हमें दिखाई देता है इसका एटमॉस्फेयर। थर्ड स्टेटमेंट, एंट एसिड मिथेनोइक एसिड होता है। तो एंट एसिड क्या होता है? चिट्टी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। लेकिन जो एंट एसिड होता है, एंट एसिड वो होता है जो चिट्टी के काटा हुआ डंक होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके असर को खत्म कर देता है। तो एंट एसिड आपका क्या होएगा? कोई भी बेस होएगा। जैसे ऊपर हमने क्या पढ़ा था? कैलेमिन सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि जिंक कार्बोनेट था। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी इस वजह से गलत हो जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यानी साइंस के तो कितने आसान आसान क्वेश्चन आने लग रहे हैं, आप इजीली कर सकते थे। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेट वो, टचिंग ए फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन। अगर भाई आप अग्नि को स्पर्श करते हो, मोमबत्ती के जो लो होती है उसको टच करते हो, तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है, इमरजेंसी अर्जेंट होती है। जैसे आप मोमबत्ती की लो को टच करोगे, तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लोगे। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। वी ड्रैग आवर हैंड इनवॉलेंट्री, हम अनायास ही अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। दिस फास्ट रिएक्शन इज एट्रीब्यूट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो हम बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करते हैं, ठीक है, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, उसके अंदर हमारे नर्वस सिस्टम के कौन कौन से अंग काम करते हैं? तो हमारी स्पाइनल कोड काम करेगी, मोटर न्यूरॉन काम करेंगे और सेंसरी न्यूरॉन काम करेंगे। हमारा दिमाग उस वाले सिचुएशन के अंदर काम नहीं करेगा। दिमाग हमारा काम कब करता है? जो नॉर्मल सिचुएशन होती है। ये इमरजेंसी वाले खतरनाक और अर्जेंट सिचुएशन के अंदर जो हमारी स्पाइनल कोड होती है वहीं से हमें सिग्नल मिल जाता है और हम उस वाले रिएक्शन को करते हैं। जैसे इस वाला डायग्राम में देखो, कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है या सुई वगैरह आपकी उंगली पर चुभेगी तो क्या होगी? जो आपकी सेंसरी न्यूरॉन है वो सेंस करेगी, भाई हीट को सेंस करेगी आपकी सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कोड तक सिग्नल जाएगा। वो इस सिग्नल को दिमाग को नहीं भेजेगी कि भाई दिमाग को सिग्नल भेजेगी और तब दिमाग उसको कुछ काम करने के लिए कहेगा। उसको पता है भाई लो है, गर्म है ये, तो तुरंत आप अपना हाथ पीछे खींच लोगे। तो स्पाइनल कोड से ही मोटर न्यूरॉन को सिग्नल जाएगा और अपना हाथ आप पीछे खींच लोगे। तो जो इमरजेंसी रिएक्शन वाले काम होते हैं इसमें हमारा दिमाग काम नहीं करता। तो साइंस का बहुत ही क्वेश्चन था, ये आप कर सकते थे। 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इन्फ्लुएंस बाय द एड्रेनल। एड्रेनल एक आपका इमरजेंसी वाले केस में भाई हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है, किडनी के ऊपर आपका एड्रेनल ग्लैंड होता है और वहाँ से आपका हार्मोन ये रिलीज होता है। हम कौन से पे थे? 96 पे, ठीक है। एड्रेनलिन हमारा ग्लैंड इसको करता है। जैसे कि भाई आपके पीछे कुत्ता लग गया तो आप अचानक से दौड़ोगे, ठीक है, तो एड्रेनलिन हो गया, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, ठीक है, तो उसके अंदर एड्रेनलिन ग्लैंड हमारा एड्रेनलिन हार्मोन को सेक्रेट करता है। हमारी बॉडी बहुत फास्ट तरीके से रिएक्ट करती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने लग जाता है और जो हमारे बेफालतू के ऑर्गन है वहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हार्ट बीट हमारी इंक्रीज हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। मसल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। डाइजेस्टिव सिस्टम तक ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, तो गलत है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी पेट के अंदर ऑक्सीजन जाके क्या काम करेगी इमरजेंसी वाले सिचुएशन में, ठीक है। हार्ट बीट हमारी कम हो जाती है, तो गलत है, हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है। जो ब्रीथिंग रेट है वो भी हमारी बढ़ जाती है, वो कम नहीं होगी। तो पहली दूसरी सही है, तीसरी चौथी गलत है इस वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट। 97 नंबर क्वेश्चन। Anaerobic breakdown of glucose in cell result in the formation of which of the following compound। एक तो होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक के अंदर तो ऑक्सीजन रहेगी, एनएरोबिक के अंदर ऑक्सीजन हमारी नहीं रहती, ठीक है। उसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? अवायवीय विघटन। और ग्लूकोज क्या होता है आपका? C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज होता है। और जब इसका ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तभी हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एटीपी जो एनर्जी होती है भाई अमीनो ट्राइफॉस्फेट, ये हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर आपकी ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, जैसे आप दौड़ लगाते हो कभी कभी तो आपके पैरों में क्रैम्प आ जाते हैं, तो वो किस लिए होते हैं भाई? ऑक्सीजन की सप्लाई होती नहीं, तो क्या बन जाता है आपका? लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या बनेगा आपका? लैक्टिक एसिड बनेगा। और ये किसके अंदर होता है? ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। ये किस में होता है? ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या क्या बनेगा आपका? लैक्टिक एसिड बनेगा, एटीपी बनेगा और क्या रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अगर आप रेस्पिरेशन करने लग रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगी ही होगी, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड, एटीपी और सीओटी। लैक्टिक एसिड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एटीपी बनेगी।
एन एरोबिक ब्रेकडाउन किसके केस में? इंसानों के केस में। लेकिन क्वेश्चन में इसने ये तो बोझ नहीं रखा है इंसानों की बात कर रहा है या भाई ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है। लेकिन जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो किसको रिलीज करेंगे? बैक्टीरिया रिलीज करेगा आपका इथेनॉल को, एटीपी को और कार्बन डाइऑक्साइड को। और इंसान किसको करेगा? लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी को। जब हम भागते हैं तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमें वो उतनी मिलती नहीं, तो पैरों में हमारे क्रैम्प वगैरह आ जाते हैं। तो इसी कारण आते हैं, वो लैक्टिक एसिड के कारण आते हैं। और जैसे ही ऑक्सीजन आपकी मिलेगी, आपको जैसे ही ऑक्सीजन मिल गई, आपने आराम किया, तो जो लैक्टिक एसिड है इसका ब्रेक डाउन होगा और वापस से आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो ये आप पढ़ सकते हो। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में जो यीस्ट होते हैं या और दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वे किसको प्रोड्यूस करते हैं? एथेनॉल को। एथेनॉल यानी कि जो शराब होती है आपकी, दारू होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। इसको अल्कोहल का फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। जो शराब बनती है इसी प्रोसेस से बनती है, विदाउट ऑक्सीजन। और अगर इंसानों के केस में होगा तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एटीपी बनेगी। और इसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। और इसमें ये तो बोझ नहीं रखा कौन से ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो अगर हम टोटल बात करें तो चारों के चारों हमारे, तो ये करेक्ट है भाई, चारों के चारों डेवलप होते हैं एनएरोबिक ब्रेकडाउन की वजह से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेट। जो यूरिन होता है, मूत्र का जो निर्माण होता है, उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है? इनिशियल फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। ये तो है नहीं भैया आपकी किडनी ने यूरिन को सीधा बना दिया। पहले पानी को भैया उसने फिल्टर किया, फिर दोबारा फिल्टर किया, फिर दोबारा फिल्टर किया, और तब जाके वो यूरिन बनेगा। उसमें जब कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इनिशियल जो फिल्ट्रेट होता है, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हमारी बॉडी है वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है? तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोल्ट और वाटर, ये चारों हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। हमारी बॉडी जो है इनको वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो वेस्ट बच गया वो आगे चला जाएगा, फिर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, फिर एब्जॉर्ब करने की, फिर आखिरी में जब कुछ नहीं बचा तब वो आपका यूरिन होके बाहर निकल जाता है। ये आप किडनी का डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर अनफिल्टर्ड ब्लड जाता है और फिल्टर्ड ब्लड आपका बाहर चला जाता है। और इनिशियल फिल्ट्रेट के अंदर जो जो न्यूट्रिशंस होते हैं, ये हमारे जो किडनी होते हैं वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। इसकी जो किडनी की सबसे छोटी फंक्शनिंग यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन हेल्प इन प्रमोटिंग द ग्रोथ इन प्लांट। अगर प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें वृद्धि करनी है तो हम कौन कौन से हार्मोन देंगे उसको? ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकिनिन। ये आपको याद होने चाहिए। ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकिनिन, ये क्या? प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है। आप इनको आर्टिफिशियली सप्लाई करोगे ताकि प्लांट की ग्रोथ जल्दी से जल्दी हो। और इसमें दे रखा है एब्सिस्कस एसिड। क्या? एब्सिस्कस एसिड, ये क्या है? ग्रोथ को खत्म कर देता है, ये रिटार्ड करता है, ठीक है। रिटार्ड करेगा, ग्रोथ को कम करेगा एब्सिस्कस एसिड। अगर ग्रोथ बढ़ानी है तो ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकिनिन, ये प्लांट हार्मोन होते हैं। अगला क्वेश्चन, और जो हमारा HCS 2024 है, HCS 2024 पेपर का लास्ट क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन। मेरे हिसाब से मैंने भाई आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। चैनल को आप हमारे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। PDF आपको इसके टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। यूट्यूब वगैरह ऐड भी मेरे हिसाब से आपने जब वीडियो देखी होगी नहीं आई होगी, क्योंकि वो मैंने बंद कर रखी है। जो नॉर्मल यूट्यूब ऐड एक सिंगल ऐड दिखाता वही ऐड आपको दिखी होगी। तो 100th क्वेश्चन को देखते हैं। पहली स्टेटमेंट, लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है, अलग अलग जानवरों के अंदर अलग अलग लेंथ होती है, और वो किस पर डिपेंड करती है? किस प्रकार का खाना वो जानवर खाता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हर्बीवारस जो होते हैं, जो शाकाहारी जानवर होते हैं, उनकी लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होती है क्योंकि उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी करती है। बाकी ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं एक्सप्लेनेशन वाला, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो हर शाकाहारी जानवरों की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है क्योंकि उन्हें सेलुलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो ये आप ऑफिशियल आंसर की भी देख सकते हो, ये साथ में मैंने अटैच कर रखी है। टेलीग्राम के ऊपर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने HPSC HCS 2024 का कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन कवर कर लिया है। और ये आपके सभी HPSC के एग्ज़ाम, AE लेक्चरर, HCS, AEE, TO, AD, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। या कोई भी और दूसरा आपका एग्जाम है जिसमें अब नॉन टेक्निकल सिलेबस HPSC बूझने लग रही है,
उसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के दिन हरियाणा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अंदर नंबर 1 है। उसके अलावा आप एसएससी एग्ज़ाम, गेट का एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर, जेई जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं हरियाणा और आसपास के स्टेट के, सभी की हम भाई काफ़ी अच्छी आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी जो सपने हैं उनको पूरा कर सकते हैं। एग्ज़ाम प्रिपरेशन आप अपनी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट रह जाता कमेंट कर लेना। टेलीग्राम के ऊपर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।